देखो अभी इस चैप्टर के अंदर जो है, तो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक मटेरियल्स का थोड़ा पार्ट देखा था कि जिसमें मैग्नेट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। बराबर। मैग्नेट किससे बनते हैं और कुछ उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, उनके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, उनके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है। तो ये सब चीजें जो है तो वो हमने स्टडी की थी 11th स्टैंडर्ड में। बट अभी हमको और ज्यादा डिटेल में जाना है कि मैग्नेटिक मटेरियल मतलब सिर्फ मैग्नेट नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग जो नॉर्मल जो मेटल्स होते हैं, जस्ट लाइक आयरन और कॉपर, और इवन जो बहुत सारे हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वो भी थोड़ा मैग्नेट मैग्नेट की तरफ रिस्पांस देते हैं। मतलब मैग्नेट के जैसे हमको हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि आयरन आयरन जो होता है, तो आयरन के साथ अगर हम कोई भी मैग्नेट अगर लेके आते हैं तो तुरंत उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो आयरन आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, मीन्स आयरन इज अट्रैक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बट सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि क्या सिर्फ आयरन ही ऐसा है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, या जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है? नहीं, बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स भी है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मैग्नेट के द्वारा बहुत वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब उनको पता नहीं चलता कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आयरन तो तुरंत पता चलता है। आयरन आयरन जो है, तो उसको अगर हम सपोज उसका जो एक नेल है, अगर सपोज वो लो मीन्स जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के अगर नजदीक लेके जाए तो तुरंत वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो उसको खींच लेगा। तो वो जो खिंचाव है वो बहुत ज्यादा होने के कारण हमको वो पता चलता है। बट कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं जितना आयरन होता है। तो ऐसे जो मटेरियल है तो वो भी उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आ जाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इवन ऐसे भी कुछ मटेरियल है नेचर के अंदर जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं। ये देखो, ये बात तुमको डेली लाइफ के अंदर कभी पता नहीं रहेगी। this would be the surprise for you, because you are seeing or observing or hearing it from for the first time। सबसे पहली बार हमको ये पता चल रहा है कि ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। मैग्नेट उनको रिपेल करता है। अगर मैग्नेट जैसे ही हम मैग्नेट की तरफ उसको अगर लेके जाएंगे तो वो मटेरियल उससे दूर दूर भागेगा। ठीक है, वो रिपेल होगा। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं, तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं, मतलब उनको भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल ही हम बोलेंगे। So magnetic materials is a very very broad concept. If we classify the different magnetic materials in different categories, then in broad sense we arrive at three categories। ठीक है ना, ब्रॉड कैटेगरीज अगर देखेंगे तो तीन मेन कैटेगरीज हमको मिलते हैं। सबसे पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक जो तुमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर या डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर के अंदर देखा होगा, माइट बी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो रफ रफ आइडिया अगर देखा जाए तो पता चलता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब वो सारे सब्सटेंसेस जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा। आयरन उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बट नॉट ओनली आयरन, बट ऑल्सो द क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज, ये सब जो जो है ये भी उसी टाइप के मटेरियल है जो आयरन मैग्नेट के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही वो मटेरियल दिखेगा तो वो उसको खींच लेगा। तो उसका जो खिंचाव है बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसलिए इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे अगर सपोज तुम अगर कोई मैग्नेट लेते हो और वो मैग्नेट को अगर सपोज कोई धूल या मिट्टी के अंदर से अगर थोड़ा सा आगे पीछे उसको करते हो, तो उस मिट्टी के बहुत सारे जो छोटे छोटे जो आयरन पीसेस जो होते हैं, आयरन फाइलिंग्स उसको हम बोलते हैं, वो उसके ऊपर चिपक के आते हैं। अभी देखा जाता है कि जो फाइलिंग्स उसके ऊपर चिपकते हैं वो सारे के सारे कोई सिर्फ आयरन के ही नहीं होते हैं। बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, जैसा कि उसमें क्रोमियम है, मैंगनीज है, या बहुत सारे जो अलग अलग जो जिनको भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो दोज मटेरियल्स आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई दे स्टिक टू द मैग्नेट एज इट इज whenever they are brought in contact with it।
So this is the ferromagnetic substance, no doubt. But there are some substances which are very weakly attracted by the magnetic field or magnet itself. तो मैग्नेट के द्वारा जो बहुत ज्यादा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसमें कुछ लिक्विड्स भी है और कुछ गैसेस भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लिक्विड्स और गैसेस भी उसके एग्जांपल्स है जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट तो होते हैं बट नॉट दैट स्ट्रांगली बट वीकली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, रिमेंबर। एंड तीसरे कैटेगरी में वो सब्सटेंसेस आते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं बट नॉट स्ट्रांगली, अगेन वेरी वीकली, जो हमको पता भी नहीं चलता कि डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेली लाइफ के अंदर हमको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये दोनों सब्सटेंसेस का पता नहीं चलता है, पता चलना मुश्किल है क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, माइन्यूट। उसकी वजह से हम डेली लाइफ के अंदर सिर्फ आंखों को देख के या आंखों से देख के नहीं पता कर सकते कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। उसके लिए हमको बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए करने पड़ते हैं, तब जाके हमको ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक तो तुरंत पता चल जाता है क्योंकि कोई भी सब्सटेंसेस जो है वो अगर फेरोमैग्नेटिक है तो वो मैग्नेट से छूटेगा नहीं कभी भी, मैग्नेट उसको छोड़ेगा नहीं कभी भी, क्योंकि जैसे हम उसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो तुरंत वो उसको कैच कर लेगा, चिपका लेगा। तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो पहचानना बहुत ईजी है, नो डाउट। जो भी मैग्नेट को चिपकता है वो हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दैट विल बी इन द सॉलिड स्टेट ओनली। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कभी भी लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में नहीं होता है, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही होता है। उसका भी रीजन हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट में। But it happens that ferromagnetic substance exists in solid state only, doesn't exist in the liquid or gaseous state. But diamagnetic and paramagnetic substance can exist in the liquid and gaseous state as well, no doubt. तो इन्हीं सब concepts के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। कुछ डेरिवेशंस भी है, मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी इस चैप्टर के अंदर है और कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है। एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, ओके, सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसमें देखो कि मैग्नेट जो है, कोई भी मैग्नेट के बेसिक प्रॉपर्टीज तुमको ऑलरेडी पता है, मुझे लगता है कि अभी वापस वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार just for revision, magnet has two pole pieces. One is called as the south pole and other one is called as north one. And both of these poles have some strength that is called as the pole strength. And this pole strength is always denoted by small m here. And this pole strength is considered to be positive for this north pole, and the pole strength is considered to be negative for this south pole, right? And also the distance between these two poles is called as the magnetic length, which is denoted by 2L, which happens to be 5/6 of the total geometric length of the magnet.
तो याद रखो ठीक से, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज ऑलवेज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ दैट सेम मैग्नेट। तो ये रिलेशनशिप है मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ इन दोनों के बीच में, याद रखो ठीक से। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ये जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, तो ये एक्चुअली फिक्टिटियस पोल्स कहलाते हैं। फिक्टिटियस व्हाई? बिकॉज दे आर इमेजिनरी, बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये मैग्नेट का जो एक पोल जो है तो वो हमने सेपरेट कर दिया, दूसरा पोल अलग कर दिया, ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि कोई भी मैग्नेट को जब हम दो टुकड़े करते हैं, मान लो ये मैग्नेट को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, तो जैसे हम ये टुकड़े करते हैं तो जहाँ पे हमने उसको तोड़ दिया वहां पे नॉर्थ साउथ पोल्स एडिशनली बन जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। अब जैसे हमने दो टुकड़े कर दिए तो यहाँ पे फिर से नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। दैट मीन्स वी गेट टू इंडिविजुअल मैग्नेट्स। इवन इफ वी ब्रेक दिस मैग्नेट इन टू पार्ट्स फर्दर, देन अगेन व्हाट वी गेट हियर इज मैग्नेट ओनली। तो क्योंकि यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल फिर से बनेंगे और फिर से साउथ और नॉर्थ पोल बन जाएंगे। दैट मीन्स इफ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस indefinitely, we go on breaking the magnets in two parts in this way, then we can arrive at the atomic level. And atomic level पे अगर देखते हो तो the atoms के अंदर जो होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के आसपास। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के आसपास, तो उसका एक फेस जो है वो नॉर्थ पोल के जैसा काम करता है और दूसरा फेस जो है वो साउथ पोल के जैसा काम करता है। तो जबकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के ऑर्बिट का दो फेसेस यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के जैसे काम कर रहे हैं। सो नाउ हाउ कैन वी थिंक ऑफ just separating out this north pole and south pole from each other? तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हम सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट दो फेसेस है। जैसे मान लो कि एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट whose north pole will be in this direction here and south pole will be in this direction here. After all, this south pole and north pole are just 2 points where the magnetism appears to arise from. मतलब मैग्नेट के अंदर दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई पॉइंट्स है ही नहीं। जैसे अभी यहाँ पे देखो, अगर कॉइल जो है वो कॉइल अगर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है तो उस कॉइल के अंदर यहाँ पे ऐसे कोई तो फिजिकल पॉइंट्स तो है ही नहीं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जैसे काम कर सके। तो इसीलिए करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और इन एटॉमिक लेवल अगर देखेंगे ठीक से, एटम के लेवल पे अगर देखेंगे तो एवरी इलेक्ट्रॉन while revolving in a circular orbit produces the magnetic field, and because of that this magnetic field or this magnetic moment will behave like a magnet. And that's why we can say that these two poles, north pole and south pole, are supposed to be fictitious, remember. And at the same time ये जो एक पोल जो होता है, इस पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू सिंपली m अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो ये बनता है मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला। और सिमिलरली वी कैन गेट द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पोल टू बी सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r actually. And both of these formulae are derived from a single one, that is the force between two poles of pole strengths m1 and m2, which is given by the formula mu naught upon 4 pi into m1 m2 upon r square. Remember, this is also called as the Coulomb's law in magnetism. Remember, so this is the force between the two poles of strengths m1 and m2 separated by distance r. So this is the Coulomb's law, from which we can get the expression for magnetic induction, and also we can get the expression for magnetic potential. And using this formula only we can arrive at the formula for magnetic dipole. तो dipole के जो formula बनते हैं देखो से, suppose there is a magnetic dipole, मतलब ये magnet which consists of two poles, one is south pole and other is north pole, having the pole strengths minus m and plus m respectively. Then the magnetic dipole moment of this whole system
is denoted by capital M, and it is expressed as M into 2L, where M stands for the pole strength and 2L stands for the distance between two poles. So this is called as the magnetic dipole moment of any magnet. Once we get this dipole moment of the magnet, we can find out the magnetic induction at any point along the axis of this bar magnet by the formula that is B axis, which is equal to mu naught upon 4 pi into, actually it is 2mr upon r square minus L square the whole square, as it is. But as we know that for some short dipoles, this L square is very, very small. So neglecting it, we can get this r square becomes r raised to 4, so that this r cancel once, and hence we get this magnetic induction at any point along the axis of a bar magnet to be simply equal to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube simply, which is the same formula which is we have proved it for the coil also. तो कॉइल के लिए भी हमने यही फॉर्मूला देखा था, याद होगा आप सभी को. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉइल आल्सो, magnetic induction at a point along the axis of a coil, right? And at the same time the magnetic induction at a point along the equator पे कोई भी पॉइंट अगर मान लो r डिस्टेंस पे अगर है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है, तो वो निकालने के लिए भी हमारे पास सेपरेट फॉर्मूला है, जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू it is m upon r square plus L square the whole raised to 3 by 2. Again, when L square is very, very small for the short bar magnet, we can get this, the equation for magnetic induction at the point along the equator to be simply given by mu naught upon 4 pi once again into simply m upon r cube, correct hai? So this is the formula for finding the magnetic induction at a point along the equator. And at the same time, we can also get the magnetic induction at any point in general to be simply written to be equal to mu naught upon 4 pi into m upon r cube into root of 3 cos square theta plus 1. ये भी अच्छी तरह से याद रख लो, 3 cos square theta plus 1. And this angle, or the angle made by this net magnetic induction with the axial line, मतलब radial line, will be given by the tan alpha is equal to half of tan theta. मतलब alpha is going to be actually equal to tan inverse of half of tan theta. And also we have seen in the 11th standard that whenever a magnet is suppose kept in a magnetic field, suppose एक magnet जो है वो अगर हम magnetic field के अंदर अगर रख देंगे with its axis inclined at an angle theta with the field, तो ये जो एक्सिस है इस मैग्नेट का, वो अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंट अगर हम रख देंगे, तो अकॉर्डिंगली इस मैग्नेट के ऊपर देखो ठीक से एक टॉर्क काम करता है, एंड दैट टॉर्क इज एक्चुअली गिवन बाय द फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू m into b into sin theta. Okay, so this is the expression for the torque acting on any magnet which is kept in a magnetic field. And also that whenever this magnet is kept in this position here, the potential energy stored in this magnet in this position is given by the formula U is equal to minus of mb cos theta, correct hai? Actually this is the potential energy lost from this perpendicular position. If we assume the potential energy of this magnet to be 0 in this perpendicular position, then the potential energy lost while coming from this position to this position here will be obtained by using this formula. And if you want to find out the potential energy gained or work done when the magnet is turned from this point to this point here through an angle theta, then we have to use another formula which is already there, that is U is equal to m into b into 1 minus cos theta. So this is the formula for finding the potential energy or work done when a magnet is turned through an angle theta against the direction of magnetic field. Okay, यहाँ तक हमने ये जो है 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? नाउ मूव टू द 12th स्टैंडर्ड. सो 12th स्टैंडर्ड में हमको सबसे पहले एक एक्सप्रेशन देखना है जो कि ऑसिलेशन के ऊपर भी बेस्ड है.
तो ऑसिलेशन के अंदर हमने जो देखा एंगुलर एसएचएम के बारे में, तो उसके ऊपर बेस्ड है वो. सो लेट अस कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड directed in the upward direction here like this. ये मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है. Yes, okay, this is the magnetic induction or magnetic field which is there in the upward direction. Okay, and suppose that there is a magnet. एक मैग्नेट है वहां पे जो हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, सपोज ऐसे पोजीशन में. ओके, ये सपोज मैग्नेट है, इस तरह से हमने उसको रखा है. यस, एंड सपोज दैट उसका जो वर्टिकल पोजीशन जो है वो ऐसा है, ये उसका वर्टिकल पोजीशन हो गया. ठीक है, और मान लो कि ये जो है यस. ओके, सो बेसिकली अभी बात ये है ना कि अब देखो ठीक से कि जब ये मैग्नेट इस तरह से हम रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज बी हियर एंड द मैग्नेट इज हैविंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, okay, which is going to be the product of pole strength and the length, the distance between two poles, right? So अब ये मैग्नेट जो है वो अगर हम सपोज थोड़ा उसके वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थीटा इतने एंगल से अगर उसको हम इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे और छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ देंगे तो वो इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाएगा. बराबर है. whenever this magnet will just oscillate in the magnetic field, it will oscillate under the action of the torque which is acting on it already, which is given by the just the formula, that is torque is equal to mb sin theta. इस टॉर्क के एक्शन में वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा. बराबर. whenever this magnet will start vibrating, we want to find out the expression for the period of vibration, or we can say period of oscillation or of this magnet which is kept in a magnetic field. ओके, तो इस मैग्नेट का पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमको ढूंढ के निकालना है. तो दैट इज आवर एम हियर, एंड दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द प्रोसीजर, द सेम प्रोसीजर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑसिलेशन चैप्टर. अगर आप सभी को याद होगा, ऑसिलेशन में हम क्या करते थे कि जो भी फोर्स होता था, फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर, वो प्रूव करते थे कि वो प्रोपोर्शनल टू -x है. बराबर. और उसके बाद फिर फोर्स का जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो ढूंढ के निकालते थे और डिस्टेंस के बीच में का. और उसके बाद फिर फोर्स से हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे. एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे -kx/m. और फिर एक्सेलरेशन और फोर्स, सॉरी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये देखो ये a है और ये डिस्प्लेसमेंट x है, इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो वो हम ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट करते थे, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी a एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी गिवन बाय -ω² इनटू x, दिस फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इसलिए ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलता है ω² इज इक्वल टू k/m, राइट? And then we can get able to find out that omega is equal to root of k/m, and then we can be find out the period, that is 2 pi by omega, where omega can be
replaced here. So as to get this 2 pi by root of k by m, मतलब ही 2 pi into root of m by k, करेक्ट है। तो ये इस तरह से हमको पीरियड मिलता था, और ये भी कब, जबकि लीनियर ऑसिलेशन के अंदर, लीनियर ऑसिलेशंस। बट रिमेंबर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एंगुलर एसएचएम आल्सो, एंगुलर एसएचएम, और वी कैन से एंगुलर ऑसिलेशंस। तो उस केस में क्या होता है कि टॉर्क इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज नेगेटिव ऑफ दैट, and the proportionality constant between them is denoted by c in most of the cases. So if we denote it by c, then we can get torque is equal to minus c into theta, and from this only we can get that torque is equal to I into alpha. तो ये दोनों इक्वेट करेंगे तो हमको मिलता है I alpha is equal to minus c theta, जिससे हमको मिलता है अल्फा is equal to minus c upon I into theta, and this is the constant of proportionality between alpha and theta, which is similar to this equation here. इस इक्वेशन में जैसे हमको लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, सेम वैसे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो भी हमको मिलता है। और यूजिंग दिस इक्वेशन दैट अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, using this equation we can just get omega, which is going to be equal to c by I, and once we get omega we can get period also, because period is going to be 2 pi by omega, where omega can be replaced here by this value, that is root of c by I, and then we can get the period of such an angular SHM to be simply equal to 2 pi into root of I by c. So this is the expression for the period of angular SHMs, correct है। ये पूरा जो है वो हमको एक बार रिकॉल करना है, इसलिए रिकॉल किया ताकि हमको यहाँ पे यूज करने में आसानी हो, क्योंकि हमको यहाँ पे उसको यूज करना है। दिस फॉर्मूला हैज टू बी यूज्ड हियर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिस्टम ऑफ द पेंडुलम यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, सो लेट अस ट्राई टू यूज दिस। बट अभी इसमें इस केस में क्या है ना, इस केस में जबकि मैग्नेट इस तरफ टर्न हो रहा है तो उसके अंदर टॉर्क जो एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, वो है एम बी साइन थीटा, करेक्ट है। तो ये सबसे पहले हमको मिल रहा है, और इसमें भी शायद हमने ये पूरा डेरिवेशन ही हमने ऑसिलेशन के अंदर किया है, बट इट्स ऑलरेडी रिपीटेड अगेन इन दिस चैप्टर, डोंट नो व्हाई, बट लेट अस, इट्स ओके। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। व्हाई दिस माइनस साइन इज देयर? Because when the theta is anti-clockwise, torque will be clockwise, and when theta will be clockwise, torque will be anti-clockwise. तो दोनों opposite direction में है। देखो ठीक से, जब ये मैग्नेट इस तरफ टर्न होगा तो थीटा जो है वो इस तरफ, मतलब एंटी-क्लॉकवाइज होगा, करेक्ट है। बट इन दैट केस द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी दिस वे, तो क्लॉकवाइज होगा। और जबकि ये एंगल जो है वो इस डायरेक्शन में है, जिसको हम क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, तो उस केस में टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसलिए टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, both of them are always going to be in the opposite directions to each other, and that's why we can say that this torque is equal to minus of mb sin theta. तो ये माइनस साइन का मीनिंग समझा ठीक से? yes, let us see the next one, just wait. ओके, तो बेसिकली दिस इज द टॉर्क। ओके, अभी इसको हम आई अल्फा के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, बराबर। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो हमको मिलता है अल्फा, अच्छा आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा उससे भी पहले क्या करेंगे, देखो हियर वी कैन सी दैट थीटा इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये थीटा जो है बहुत छोटा रहने वाला है। तो और हमको पता है ऑलरेडी कि जब थीटा छोटा होता है तो क्या होता है, साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर बन जाता है। और ये बात यूज करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि टॉर्क विल बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी इंटू सिंपली थीटा। ओके, एंड देन वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस दिस टॉर्क in terms of alpha. So if we use that, torque is equal to I into alpha, then we can just equate these two equations. I into alpha is equal to minus of m into b into theta, correct है।
जिससे हमको मिलता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, सो दैट वी गेट दिस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये एम बी अपॉन आई एज इट इज इंटू थीटा एज इट इज, सो दैट अभी यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि अल्फा और थीटा इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वही एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर रहता है, ठीक है। सो इफ वी यूज दिस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, then we can get this omega square to be actually equal to mb upon I, and once we get this omega we can easily find out the period. So omega is obtained to be actually root of mb upon I, correct hai? So this is root of mb upon I, and using this we can get the period of oscillation of this magnet to be simply equal to t is equal to 2 pi by omega, and here omega can be replaced so as to get it as 2 pi by root of mb upon I, and if we invert this mb upon I for this whole thing तो हमको क्या मिलेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो पीरियड विल बी ऑब्टेन टू बी इक्वल टू 2 pi root I by mb. Yes, so this is actually going to be the final answer. Okay, the period of oscillation of any magnet can be obtained to be simply equal to 2 pi root I by mb. ओके, अच्छा इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलता है, देखो क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अगर हम सपोज अल्फा के लिए, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाय dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इटसेल्फ वी नो दैट इट इज एक्चुअली डी थीटा बाय dt, राइट। सो अगर ये यूज करेंगे तो हमको इसको लिखने में आएगा डी स्क्वायर थीटा बाय टी टी स्क्वायर, करेक्ट है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, तो अल्फा के बदले अगर हम ये उसका वैल्यू डाल देंगे इसमें तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर थीटा बाय टी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, दैट्स इट। एंड if we can just shift this minus mb upon I in this side so as to get it as, तो देखो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा is equal to 0. So this is actually going to be the final equation for differential equation for angular SHM of this magnet which is vibrating in this magnetic field. Okay, so yes, चलो अगर इसका तुमको शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, या लिखना है तो लिख सकते हो आराम से। Okay, so let us move further. देखो यहाँ पे एक सिंपल सा भी एक डेरिवेशन है जिसके अंदर हमको देखो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के आसपास, तो उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनता है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है, बिकॉज वी नो दैट एवरी एटम contains electrons, number of electrons revolving around the nucleus, right? So every electron revolving around the nucleus produces a magnetic moment. It is equivalent to a magnet itself. And what is the strength of that magnet, or what is the magnetic dipole moment of that magnet? You have to find out. It will be very small, no doubt, but whatever it may be, you have to find out. You have to find out the expression for that. So let us consider a small nucleus of an atom, and suppose that electron is revolving around it like this in a circular orbit. See here,
तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ओके, एंड सपोज दैट this is the nucleus, and electron is revolving in the circular orbit around the nucleus in suppose anti-clockwise direction. Okay, ऐसे डायरेक्शन में वो घूम रहा है. Suppose that v is going to be the velocity of this electron. Suppose that r is the radius of orbit of this electron, and suppose that omega is the angular velocity of this revolving electron, and E is the charge on electron. वो तो हमको पता ही already. Suppose this is the electron here, its charge is E, and suppose T is the time period of revolving electron, and suppose F is going to be the frequency of electron, frequency of revolution. ठीक है, तो अभी इन सब चीजों के साथ हम चलते हैं आगे. देखो ठीक से, सबसे पहले हमारा आर्ग्यूमेंट यह होगा कि हमको पता है कि कोई भी कॉइल, ये सपोज सर्कुलर कॉइल है, not solenoid, coil. Suppose this is the coil, circular coil, and we want to find out a magnetic induction at the center of this coil. What magnetic moment of this coil of n turns. How will find it out? What is the formula for finding the magnetic dipole moment of a coil of n turns at the here? तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मिलता है हमको? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA. अगर तुमने लास्ट चैप्टर ठीक से स्टडी किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि NIA is going to be the formula for finding the magnetic moment of any coil which carries a current and has n turns and has radius r, so that its area will be A. Okay, तो एरिया A जो है वो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. If the coil is circular, but if the coil is rectangular like this, then we'll have to use length into breadth in place of this area here. No doubt. चलो वो तो आगे की बात है, but ये बेसिक बात ये है कि magnetic moment of any coil can be found out to be equal to NIA, where N stands for number of turns, I stands for the current, and A stands for the area, which depends on radius. Okay, so now just check here. अभी जो यहाँ पे करंट सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, ये एक अलग बात है. बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन का घूमना माना भी एक तरह से करंट ही हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घूमना, इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज, राइट? एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल जस्ट रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स रोटेशन विल कंस्टिट्यूट अ करंट. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का घूमना एक तरह से करंट के साथ इक्विवेलेंट होगा, और मतलब एक इलेक्ट्रॉन घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली एक करंट कैरिंग कॉइल के जैसा ही काम करेगा. और इसलिए हमको यहाँ पे करंट, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, and then we'll be able to find out the magnetic moment of that revolving electron. So how will you find out the current associated with the revolving electron? So current is actually given by the formula charge upon time. Correct है? Charge flowing per unit time is called as a current. But if we see carefully here, then the charge of E here just flows once around the whole circuit in a time capital T, which is the period of the revolution of this electron, right है? तो ये जो चार्ज E, इतना जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो होता है, मतलब पूरे कॉइल के अंदर सर्कुलेट होता है T इतने टाइम के अंदर, बराबर है? तो इसलिए फिर यहाँ पे जो टोटल करंट जो हमको मिलेगा तो वो रहेगा एक्चुअली E डिवाइडेड बाय कैपिटल T. इतना समझ में आया ठीक से? ये देखो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ये अगर समझ जाओ तो बाकी डेरिवेशन के अंदर बाकी कुछ भी नहीं है. देखो ठीक से, करंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, बट वी नो दैट चार्ज on electron is going to be E, that is small e. Its value is 1.6 into 10 to the minus 19. We know that, right? And this charge flows once around this whole orbit in time t, capital T here. That is capital T matlab period of revolution, right? Yes. So current becomes equal to charge upon time, and charge is E and time period is capital T. So we get this E upon T as the value of I. And even we know that
1/t माना क्या, 1/t स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, तो 1/पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे उसका वैल्यू तो हमको मिलता है और एक फॉर्मूला करंट के लिए विच इज करंट इक्वल टू ई इंटू एफ। देखो आई इज इक्वल टू ई इंटू एफ, यस, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया। चलो ठीक है, वंस वी गेट द करंट वी कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाउ, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is actually given by the formula NIA, right है, but as we know that N is going to be 1 here because only one electron is revolving in a circular orbit, therefore N is going to be 1 and current I जो हमने यहाँ पे find out कर दिया, और A जो है area of that circular orbit can be found out if its radius is known, so we can get that area is going to be equal to pi into r square. If we replace all these values here in this formula, then we can be able to find out the magnetic moment of a revolving electron, which is actually going to be 1 into I, which is EF into A, which is pi r square. So see here, this is we have to find out the magnetic moment of a revolving electron. Even यहाँ पे उसको हम t के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीरियड के फॉर्म में, नो डाउट। उसके लिए हमको यहाँ पे सिर्फ f के बदले 1/t डालना पड़ेगा, बिल्कुल। But also we can express this frequency in terms of velocity also, because we know that frequency is always equal to velocity v upon 2 pi r. We have derived this formula in circular motion. If you remember, circular motion के अंदर ये फॉर्मूला है frequency is equal to v upon 2 pi r, क्योंकि हमको ये भी पता है period is actually equal to 2 pi r upon v, ये तो पता ही होगा आपको, period is equal to 2 pi r upon velocity। तो ये इसका ही उल्टा करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज v upon 2 pi r। if we replace it here in the place of frequency, then we can get it as magnetic dipole moment of revolving electron is equal to E into bracket v upon 2 pi r, and that is to be multiplied with pi r square, which is going to be, see, pi will get cancelled and also see here pi will get cancelled and also r will get cancelled once, and what we are left with inside is तो देखो हमको अंदर में क्या बचेगा, तो फाइनली हमको मिलेगा magnetic dipole moment of a revolving electron is going to be actually E V R upon 2. Just that's it. So this is the formula for magnetic moment of a revolving electron. And even इससे भी आगे जाके ये भी हमको पता है ऑलरेडी कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी mvr। याद है एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली होता है linear momentum into radius, right? So if we put this value of linear momentum here, then we can get it as mv into r, which is going to be mvr. So if you put it here in the place of angular momentum, but here mvr is not there, actually there is v into r only, right? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो वैसा एक्सप्रेस करने के लिए इसको हम लिखेंगे E इंटू एम वी आर अपॉन 2m। क्या किया हमने, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, समझा ठीक से, तो ये बन गया। अभी इसमें इस mvr को हम l बोल सकते हैं, बिल्कुल, और ये 2m जो है वो वैसे ही रहेगा, तो इसलिए हमको ये मिल जाएगा m इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड to the E by 2m into L. Here L is going to be the angular momentum. Remember, इस L को हम क्या बोल सकते हैं, angular momentum. Okay, and at the same time, if we express this equation in vector form, तो इस equation को अगर हमको vector form में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे E जो है ना, charge on electron is actually negative, right? And because of that negative sign, minus sign will be there when we consider it in the vector form. So m bar will actually be minus of E by 2m into L bar. तो ये जो वेक्टर फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे ना उसको, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, which shows that the direction of L bar is opposite to the direction of m bar here. So the directions of magnetic moment and angular momentum
are just opposite to each other. And इससे भी आगे जाके तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बोर का थर्ड पोस्टुलेट देखा होगा कि बोर थर्ड पोस्टुलेट टेल्स अस दैट द एंगुलर मोमेंटम of an electron in stationary orbit is always equal to n times of h by 2 pi. याद है? तो अगर हम ये यूज करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम के बदले l के बदले हम क्या रख सकते हैं, nh by 2 pi रख सकते हैं. और अगर वो हम डाल देंगे इसके बदले यहाँ पे तो हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड्स में कि m is equal to simply e by 2m into l, which is going to be nh by 2 pi. And if we simplify this further, then we get the magnetic dipole moment of any electron in nth orbit to be equal to, देखो लिख से यहाँ पे तो वो बन जाएगा simply e n h upon 4 pi into m. Correct है? So this is going to be the formula for magnetic dipole moment of a revolving electron in nth orbit. Okay, nth orbit के अंदर ये हमको formula मिल रहा है, no doubt. But if we want to find out the magnetic moment of electron in the first orbit, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हमको निकालना है तो कितना मिलेगा, देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे n के बदले हमको 1 रखना पड़ेगा. If you put n equal to 1 here in this equation, then we'll get the magnetic moment of the electron in the first orbit. So it will be denoted by m1, which will be actually equal to eh by 2 pi, sorry, eh by 4 pi into m. And this is the magnetic moment of a revolving electron in the first orbit, which is called as Bohr magneton. Remember, इसको बोलते हैं Bohr magneton. Okay, and at the same time, if we see this carefully, E by 2m, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं पता है? इस रेशियो को बोलते हैं gyrometric ratio. Remember, this ratio is also called as a gyrometric ratio. And don't forget that already E by m, इस रेशियो को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब ही चार्ज अपॉन मास, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज. एंड दिस E by 2m रेशियो इज एक्चुअली कॉल्ड एज गायरोमेट्रिक रेशियो. रिमेंबर, देखो सिर्फ 2 का डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, बाकी कुछ तो डिफरेंस है ही नहीं. बिल्कुल E by 2m बोले तो गायरोमेट्रिक रेशियो, और सिंपली E by m बोला तो स्पेसिफिक चार्ज. और ये जो है EH by 4 pi m, ये जो है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन. ऑल दिस वर्ड्स कैन बी फोकस्ड इन MCQs. तो MCQs के अंदर ये वर्ड्स पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ओके, so every electron when revolves in the circular orbit is equivalent to a current, and that current is given by charge upon period or charge into frequency. And using that current, we can easily find out the magnetic dipole moment of electron by the formula EF into pi r square or EBR upon 2. And it can also be expressed in terms of angular momentum. But we have to remember that the direction of angular momentum and direction of magnetic moment is always opposite to each other. Just because of the charge on electron, it is negative. And that's why the direction of angular momentum and magnetic dipole moment is always negative to each other. Okay, so these are the topics we have to discuss today. So let us stop here, and the next lecture is also for physics, but it is of JEE NEET, so you can attend that also. Just thank you all of you. Bye bye. Yes Rutvik, कुछ डाउट था क्या? नहीं सर. ओके ठीक है, चलेगा. बाय.